चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिखो हेडिंग आप लोग, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो इसके अंदर में थोड़ा सा ऐसा मान के चलते हैं कि क्लास 8 में भी कुछ तो आप लोगों को पढ़ाया गया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम पे, ठीक है ना। और मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूँ कि उनमें से कुछ भी आपको याद नहीं, तो एकदम ही बेसिक लेवल से जो है हम इस चैप्टर को थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर में क्या आता है। चलो देखो, तो मैं क्या कह रहा था कि चैप्टर का स्टार्टिंग आप लोग के इस वाले आइडिया से होना चाहिए कि ओवरऑल देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिगर्स दैट वी जनरली सी इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है ना। एक फिगर हो गया जिसको हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशनल या फिर 2D फिगर, और दूसरा हो गया हम लोग के लिए 3 डायमेंशनल या फिर 3D फिगर। अब कोई अगर आपसे पूछे कि 2D फिगर का क्या मतलब है, तो एकदम डिटेल्स में नहीं जाना है, किसको किसको 2D कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम रेक्टेंगल को 2D कहते हैं, रोम्बस को 2D कहते हैं, स्क्वायर को 2D कहते हैं, सर्कल को 2D कहते हैं, एक्सेट्रा। आप इसके अंदर में ट्राइंगल ले सकते हो, ट्रपीजियम ले सकते हो, ये सारा का सारा चीज कौन सा कैटेगरी में आएगा, 2D की कैटेगरी में आएगा। फिर उसके बाद 2D फिगर से रिलेटेड आपको दो चीज पढ़ना होता है, एक है उनके पेरीमीटर के बारे में और दूसरा है उनके एरिया के बारे में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2D फिगर के बारे में कितना चीज पढ़ना होता है आपको, दो। क्या क्या, एक उसका पेरीमीटर और दूसरा उसका एरिया। वंस अगेन डिटेल में जाने से पहले पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, इन बातों पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज करूं ये ऐसा कोई शेप अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये शेप को देख के आपको क्या याद आता है, इसको क्या बोलोगे आप, सर्कल। वेरी गुड, तो ये हो गया आपका सर्कल। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि इसका पेरीमीटर का मतलब क्या है और इसके एरिया का मतलब क्या है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो व्हाइट कलर का रीजन मैं शेड कर रहा हूं, जो इसके ग्रीन कलर के बाउंड्री के बिल्कुल अंदर आ रहा है सारा का सारा पार्ट, इस रीजन का ओवरऑल जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग सोचेंगे या उसको हम लोग समझेंगे, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एरिया। आया बात समझ। फिर आप ऐसा समझो कि इस टाइप का जो है ना, आपके पास में कोई गार्डन वार्डन है, ठीक है, प्राइवेट गार्डन है आपका आपके बिल्डिंग के अंदर में, और इस टाइप के ही शेप में वहां पर गार्डन बनाया हुआ है। अब आप सपोज करो कि इस गार्डन के बाउंड्री के इस पॉइंट पे आप खड़े होते हो और आप प्लान करते हो कि आप पूरे गार्डन का ना एक चक्कर लगाओगे अच्छे से, ठीक है। ऐसे वॉकिंग करते करते आप सोच रहे हो कि एक चक्कर आप लगाओगे, तो जहां से आपने स्टार्ट किया था पूरा घूम के अगर आप उसी पॉइंट पे रिटर्न आते हैं, तो इस चक्कर को कंप्लीट करने के लिए जो भी डिस्टेंस आपको चलना पड़ा होगा, उस डिस्टेंस को बेसिकली हम लोग क्या मान के चलेंगे, बताओ, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को इंग्लिश में अगर हम डिफाइन करें तो वी कैन से इट एज कि द लेंथ ऑफ द टोटल बाउंड्री, द टोटल बाउंड्री लेंथ विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पेरीमीटर। देखो दोनों वर्ड क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर। एरिया का मतलब है कि बाउंड्री के अंदर कितना रीजन है आपके पास में, उसके वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया। और पेरीमीटर का मतलब है कि ओवरऑल बाउंड्री कितना लंबा है आपका, ये टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ, पेरीमीटर। क्लियर मेरे ख्याल में। हर एक स्टैंडर्ड फिगर से रिलेटेड पेरीमीटर और आप ऐसा समझो कि एरिया का अपना अपना फॉर्मूला होता है, और वो सारा फॉर्मूला भी हम लोग को पता होना चाहिए। सारा फॉर्मूला पहले आप लोग को मिला हुआ है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो रेक्टेंगल के बारे में अगर हम बात करें, तो सपोज करो कि इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है, और मानो कि ये वाले पोर्शन को मैं ब्रेथ बोलता हूँ और इस वाले पोर्शन को मैं लेंथ बोलता हूँ, तो इस सिचुएशन में एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर उसी तरीके से पेरीमीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ। तो लेंथ कितने बार ले रहे हो आप, 2 बार, ब्रेथ कितने बार ले रहे हो आप, 2 बार, इसीलिए आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस। ठीक है मेरे ख्याल में। रेक्टेंगल के अलावा हमको चाहिए होगा सर्कल। अब सर्कल के केस में देखो क्या है कि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पहले मिला हुआ है हम लोग को, और सर्कल के केस में पेरीमीटर को हम कभी कभी सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, सिर्फ सर्कल के केस में। लेकिन जैसे रेक्टेंगल के केस में पेरीमीटर को आप पेरीमीटर ही बोलोगे, इसको आप सर्कमफेरेंस नहीं कह सकते, ठीक है। बट सर्कल के केस में आप पेरीमीटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं और आप सर्कमफेरेंस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दोनों वर्ड का मतलब सेम ही है। और इस सिचुएशन में फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। एक बार बिना देखे रिपीट करो तो सर्कल का एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर, पेरीमीटर का दूसरा नाम सर्कमफेरेंस। क्लियर मेरे ख्याल। फिर सर्कल के बाद में आप समझो कि वैसे आता तो और बहुत कुछ है, रोम्बस, स्क्वायर, ये सब कुछ, लेकिन ये सब हमको चाहिए नहीं, तो उस पर भी ज्यादा माथा पिची नहीं करना हम लोग, ठीक है। अभी के लिए आपको बस रेक्टेंगल का दोनों चीज पता होना चाहिए अच्छे से, और रेक्टेंगल के अलावा किसका पता होना चाहिए, सर्कल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है 3 डायमेंशनल फिगर। तो ओवरऑल अगर कोई मेरे से पूछे कि 3 डायमेंशनल फिगर कौन कौन होता है, तो बहुत सारा स्ट्रक्चर है। जैसे सपोज करो कि सबसे पहले आता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बाद में आता है क्यूब, क्यूब के बाद में आता है सिलेंडर, सिलेंडर के बाद में कोन, कोन के बाद में स्फीयर, और लास्ट में आता है हेमिस्फीयर। हमारे सिलेबस में हमको कौन सा पढ़ना है, तो क्यूबॉइड हमको नहीं पढ़ना है, क्यूब हमको नहीं पढ़ना है, सिलेंडर हमको नहीं पढ़ना है। हमारा स्टार्टिंग होगा कोन से, कोन के बाद में हम पढ़ेंगे स्फीयर, और स्फीयर के बाद में हम साथ में पढ़ेंगे हेमिस्फीयर, मतलब स्फीयर हेमिस्फीयर एक साथ आएगा। क्लियर मेरे ख्याल। अब नेक्स्ट
2D फिगर्स के लिए आप किन किन चीजों को पढ़ रहे थे ये बताओ? एरिया एंड पेरीमीटर। किन किन चीजों को पढ़ रहे थे बताओ? एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया का मीनिंग क्या था, सोच के बताओ? बाउंड्री होगा, बाउंड्री के अंदर में कुछ रीजन होगा फंसा हुआ, उस रीजन का जो ओवरऑल वैल्यू होगा वही आपका क्या रहेगा? एरिया। पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? कि ओवरऑल टोटल बाउंड्री लेंथ कितना है हमारा, वही हो गया हमारा पेरीमीटर। इसी तरीके से 3D फिगर से रिलेटेड भी हम दो चीज पढ़ते हैं। क्या क्या है देखो, हम पढ़ते हैं उनका सरफेस एरिया और हम पढ़ते हैं उनका वॉल्यूम। क्या क्या पढ़ते हैं बताओ? सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब वापस से फॉर्मूला पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको इन दोनों का मीनिंग पहले अच्छे से समझाऊं कि किसी भी 3D फिगर के लिए उसके सरफेस एरिया का क्या मतलब है और उसके वॉल्यूम का क्या मतलब है। तो सरफेस एरिया को समझने के लिए देखो हम थोड़ा सा एक डेमो देखेंगे और डेमो के हेल्प से समझेंगे। वैसे तो क्यूबॉइड हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बार मैं क्यूबॉइड को लेकर थोड़ा सा सरफेस एरिया समझाने का ट्राई करूँ। सबसे पहले आप सब लोग इस किताब को नोटिस करो। अच्छे बुक दिख रहा है अच्छा सा? क्या सब्जेक्ट का है? अप्लाइड मैथमेटिक्स। वेरी गुड। इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग बताओ? ये क्लास 8 में मिल गया होगा आपको। क्या बोलते हैं इसको बताओ? क्यूबॉइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके सरफेस एरिया का क्या मीनिंग है, तो हाउ कैन यू डिस्क्राइब दैट? आप कैसे समझा सकते हो कि इस किताब के कॉन्टेक्स्ट में सरफेस एरिया क्या होगा? इस जो पार्ट नहीं और ठीक है, मतलब ठीक है लेकिन परफेक्ट नहीं। और सना, श्रुति, श्रेया, टोटल एरिया पूरा बुक का नहीं। ठीक है, मतलब सब लोग मेरे ख्याल में मीन तो सेम ही चीज कर रहे हो, प्रिसाइजली उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप देखो कि सरफेस एरिया को हमको कैसे समझना चाहिए। जो सबसे परफेक्ट तरीका है इसको समझने का कि आप अपने 3D ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखो। फिर आप जब इस 3D ऑब्जेक्ट को बहुत गौर से देखोगे ना, तो आप देखोगे कि इस एक 3D ऑब्जेक्ट के पास में मल्टीपल सरफेसेस। ठीक है, जैसे इस किताब के पास में अगर मैं बात करूं तो एक सरफेस ही ये वाला जहां बकायदा अच्छे से अप्लाइड मैथ्स लिखा हुआ, एक इसके बैक साइड जहां अप्लाइड मैथ्स नहीं लिखा हुआ, एक ये वाला पार्ट है जहां अप्लाइड मैथ्स फिर से लिखा हुआ, और एक इसी से मिलता जुलता शेप वाइज लेकिन डिजाइन वाइज अलग है ये वाला पार्ट है। फिर एक ये वाला पार्ट है और एक मेरे को लगता है कि ये वाला पार्ट। ठीक है ना, आया बात समझ? तो ओवरऑल पहले आप मेरे को बताओ कि इस 3D ऑब्जेक्ट के पास अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना सरफेस है आपके हिसाब से? काउंट कर सकते हैं एकदम आराम से। 1 2 3 4 5 6। आया समझ? पूरा 3D ऑब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3D ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आई डोंट थिंक कि किसी भी 2D ऑब्जेक्ट से मैच करता है। सही कह रहा हूं शायद? लेकिन अगर आप पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ ना देख के सपोज करो कि पहले आप अपना पूरा फोकस, पूरा कंसेंट्रेशन सिर्फ इस पेज पे लगा दो, पूरा ऑब्जेक्ट तो किसी से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर सिर्फ इस पेज को इंडिविजुअली आप देखते हो तो ये पेज कौन से शेप से मैच हो रहा है ये बताओ मेरे को? रेक्टेंगल। तो पूरे ऑब्जेक्ट का एक साथ तो मैं एरिया नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन अगर सिर्फ ये फ्रंट साइड का एरिया में निकालना चाहूं तो रेक्टेंगल का आइडिया, रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। आ रहा बात समझ में क्या कह रहा हूं? अब नेक्स्ट आता है कि भाई सरफेस एरिया बोलेंगे किसको, जो हमारा पहला बेसिक क्वेश्चन था। तो सरफेस एरिया ऑफ एनी 3D ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि उस 3D ऑब्जेक्ट के पास में जितना इंडिविजुअल सरफेसेस है, जैसे इसके पास में टोटल 6 सरफेस, तो उन 6 सरफेस का इंडिविजुअली कुछ ना कुछ एरिया रहेगा। जैसे इस वाले फेस का कुछ एरिया होगा, इसके पीछे वाले का एरिया इक्वल होगा, ये वाले का कुछ ना कुछ एरिया होगा, इसका एरिया इसके एरिया से मैच करेगा, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा और इसका एरिया इसके एरिया से मैच करेगा। अब इन सारे 6 सरफेस का जो इंडिविजुअल एरिया होगा, उन सारे एरियाज का सम टोटल अगर आप करते, ठीक है, तो जो आपको नंबर मिलेगा उसको हम बेसिकली बोलेंगे सरफेस। तो कोई अगर मेरे को आज के बाद पूछे कि 3D फिगर का सरफेस एरिया क्या है, तो मेरे को बोलना चाहिए कि अच्छा पहले हम ये देखेंगे कि उस 3D फिगर के पास में सरफेस कितना है, और सरफेस कितना है मतलब कौन सा आउटर पार्ट आप टच कर पा रहे हैं। जितना सरफेस है सारे सरफेसेस का एक एक करके एरिया निकालना है, और उस सारे एरिया का मेरे को क्या लेना है? सम टोटल। और सम टोटल करने के बाद जो आंसर मेरे पास आएगा उस आंसर को ही मैं क्या बोलूंगा बताओ? अपने 3D ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एरिया रिगार्डिंग 2D ऑब्जेक्ट्स। 2D ऑब्जेक्ट्स में एरिया का मतलब है कि बाउंड्री के अंदर जो भी रीजन है बस उसका वैल्यू, लेकिन 3D ऑब्जेक्ट में खास बात यही है कि उसके पास में एक सरफेस नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मल्टीपल सरफेस होगा, और फिर सारे सरफेसेस का जो एरिया होगा वो आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, और लास्ट में अगर आपको सरफेस एरिया चाहिए 3D ऑब्जेक्ट का, ये टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो सारे सरफेसेस के एरियाज का आप क्या कर दोगे? सम टोटल। क्लियर है मेरे ख्याल? वैसे हमको सिलेबस के हिसाब से तो चाहिए नहीं, लेकिन एक बार चलो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला थोड़ा सा डेवलप करने का ट्राई करते हैं, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग का। अगर मान लो कि मैं मान के चलूं कि जो लंबा वाला पार्ट है इसका लेंथ ओवरऑल L हो, ये जो पार्ट है इसका लेंथ ओवरऑल B होगा, और इसका लेंथ ओवरऑल मान लो कि H हो, तो इस वाले फेस का एरिया कितना होगा बताओ? L इंटू बी। इसके बैक वाले का सेम टू सेम L इंटू बी। ये वाले का क्या होगा? L इंटू H। ठीक है ना, और ये वाले का क्या होगा? L इंटू
सॉरी ये गलत बोल दिया क्या, हाँ बी इंटू एच, ये वाला बी है हमारा और ये क्या है हमारा एच। तो ये वाला कितना बता रहे थे, एल इंटू बी, पीछे वाले का एल इंटू बी, ये वाले का एल इंटू एच, इसके पीछे वाले का भी एल इंटू एच, ये वाले का बी इंटू एच और इसके इधर वाले का भी बी इंटू एच। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि इस बुक का ओवरऑल पूरा सरफेस एरिया क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, सबका सम, सोचो क्या हो जाएगा, एल बी 2 बार तो क्या हो जाएगा बोलो 2LB, एल एच 2 बार तो 2LH और बी एच 2 बार तो क्या हो जाएगा 2BH। अब ओवरऑल सोचो क्या होगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, जो फॉर्मूला आपको लास्ट ईयर में मिला हो, आया बात समझ, और वो इस तरीके से सोचा जाता है। एक बार और रिपीट करूं, क्यूबॉइड का ओवरऑल टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। और मेरे ख्याल में सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का भी पहले थोड़ा सा मतलब समझते हैं एंड देन वी शैल गो अबाउट कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, ठीक है। वॉल्यूम का देखो सरफेस एरिया का एक ही मतलब कि पहले आप ये सोचो कि आपके 3D ऑब्जेक्ट के अंदर में सरफेस क्या क्या है, कैसे पता चलेगा सरफेस क्या क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जिसको जिसको हम बाहर से टच कर पाएंगे वो सारा हमारा सरफेस हो जाए, पहला बात। दूसरा बात कि सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होगा, तो सारे सरफेसेस का इंडिविजुअली पहले एरिया निकाल लो, सबका सम टोटल कर दो, जो आएगा वो हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम, कि वॉल्यूम का अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकता है। तो वॉल्यूम का ओवरऑल आई विल से कि 2 अंडरस्टैंडिंग होता है। पहला अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि सपोज करो कि ये किताब पीछे मैं ऐसे छुपा के रखता हूँ, ठीक है ना, और ये जो मेरे फेस के सामने में स्पेस, यहाँ पर कुछ भी रखा हुआ तो नहीं है, खाली है ये वाला जगह, तो मैं आराम से अपना हाथ मूव कर पा रहा हूँ, कोई इशू आ रहा है मेरे हाथ, नहीं कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि ये किताब बीच में आके ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट कर दे मेरे स्पेस, तो क्या होगा कि मैं जब हाथ मूव कराने का ट्राई करूंगा तब ये किताब मेरे हाथ को ब्लॉक करेगा, राइट। किताब मेरे हाथ के सारे एरिया का मूवमेंट ब्लॉक करेगा कि पर्टिकुलर एक रीजन का मूवमेंट ब्लॉक कर रहा है। ऊपर से तो मूव कर ही पा रहा हूँ, नीचे से तो मूव कर ही पा रहा हूँ, साइड से तो मूव कर ही पा रहा हूँ, इधर से भी मूव कर ही पा रहा हूँ, बस ये किताब जहां रखा हुआ है वहां मूव नहीं कर पा रहा। तो इस किताब के वॉल्यूम का एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि किसी भी रूम में या किसी भी स्पेस में ये खुद कितना पार्ट को ब्लॉक करता है वो इसका वॉल्यूम, ये खुद कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो इसका वॉल्यूम। अगर ये नहीं रहेगा तो उस जगह पर आप कोई दूसरा चीज ला सकते हो, आप एयर ला सकते हो, हाथ ला सकते हो, बाकी सारा चीज ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये कहीं पर आ जाता है तो फिर क्या है कि आप अगर अपने हैंड का मूवमेंट करोगे या एयर के बारे में भी सोचोगे तो ये विल सी कि एयर उस एरिया पे नहीं आ सकती, एयर का मूवमेंट उस पर्टिकुलर रीजन के लिए क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो जितने जगह को ये किताब अकेला अपने लिए ब्लॉक करेगा उतने जगह को ही हम बोलेंगे कि ये किताब का वॉल्यूम। मैं फिर रिपीट करूंगा, वॉल्यूम का एक अंडरस्टैंडिंग क्या है बताओ, कि जितना स्पेस ये बुक अपने लिए खुद के लिए ब्लॉक करेगा इस रूम के अंदर में या किसी और रूम के अंदर में, वही चीज को उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बुक का वॉल्यूम। दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉल्यूम। सो इट इज वॉल्यूम ऑफ एनी 3D ऑब्जेक्ट, बताओ। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, रिपीट करो, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, एक बार और रिपीट करो, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है मेरे ख्याल में तो एक अंडरस्टैंडिंग तो आपको समझ में आएगी कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। अब सपोज करो कि इस बॉटल को देखो, पहले तो ये सोचो कि ये 2D ऑब्जेक्ट है कि 3D ऑब्जेक्ट, 3D 2D 3D ऑब्वियसली। इस बॉटल का भी मैं अगर आपको अभी जस्ट जो मैंने समझाया उसके बेसिस पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा तो क्या बोलोगे, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉटल इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉटल, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम का पैरेलली एक दूसरा अंडरस्टैंडिंग भी एग्जिस्ट करता है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या एग्जिस्ट करता है, देखो कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर में अगर लिक्विड फिल करने का प्रोविजन है, ठीक है, तो वॉल्यूम का एक और अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर में कितना लिक्विड फिल कर सकते हैं। जैसे आप अगर किताब को देखो तो किताब के केस में वॉल्यूम का एक ही डेफिनेशन हो कि ये कितना जगह खाएगा, कितना स्पेस खाएगा, तो जितना ये स्पेस खाएगा वो इसका वॉल्यूम। किताब में पानी भरने का तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना, किताब में पानी डालेंगे तो किताब खराब हो जाएगा। तो सिंस इसमें पानी भरने का ऑप्शन नहीं है तो वॉल्यूम का वो सेकंड वाला डेफिनेशन आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सपोज करो कि इस बॉटल का बात करो, ये सपोज करो कि आप इस ग्लास का बात करो, तो इस ग्लास के वॉल्यूम का 2 अंडरस्टैंडिंग होगा। पहला कि ये ग्लास इस रूम में अगर ऐसे रखा जाए इस जगह पे तो ये कितना जगह खा, ठीक है। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग होगा कि सिंस ग्लास के अंदर में खाली जगह मेरे को दिख रहा है, मैं पानी भर सकता हूँ उसमें, तो इस ग्लास में जितना पानी मैं भर पाऊंगा वो भी इसी ग्लास का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम हैज 2 मीनिंग्स। हाउ मेनी मीनिंग्स बताओ, 2 मीनिंग्स। पहला मीनिंग क्या है बताओ, कि एरिया नहीं, स्पेस, स्पेस कितना खाएगा, क्या बोलोगे बताओ, स्पेस कितना खाएगा। दूसरा कि अगर लिक्विड फिल करने का प्रोविजन है तो ओवरऑल आप उसके अंदर में कितना लिक्विड फिल कर सकते हैं वो भी उसका क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा।
एक बार और मेरे को फटाफट आप बताओ, सरफेस एरिया का मीनिंग क्या था? सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल सरफेसेस। रिपीट करो, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल सरफेसेस। और वॉल्यूम का मीनिंग क्या था? मीनिंग नंबर 1 स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, मीनिंग नंबर 2 amount of liquid that can be filled in the object. रिपीट करो, amount of liquid that can be filled in the object. फिर से डेफिनेशन नंबर 1 ऑफ वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन नंबर 2 amount of liquid that can be filled in the object. क्लियर मेरे ख्याल में? तो हमने 2D फिगर क्या होता है वो देख लिया, उसका पेरीमीटर क्या होता है वो देख लिया, उसका एरिया क्या होता है वो देख लिया। फिर हमने देखा कि 3D फिगर क्या होता है। फिर 3D फिगर के अंदर में हमने देखा कि उसके सरफेस एरिया क्या मीनिंग है और उसके वॉल्यूम का क्या मीनिंग। आई होप ये सारा मीनिंग क्लियर हो गया आप लोग। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक्चुअल किताब के थ्योरी से, वो है कोन। सबसे पहला ही चीज जो आप लोग को पढ़ना है वो क्या है बताओ? कोन। अब कोन का एग्जांपल्स आप देख सकते हो, आइसक्रीम कोन, सैंड कोन, फिर कॉनिकल कैंडल्स। बर्थडे कैप का भी फोटो में यहाँ लगाना भूल गया, लेकिन बर्थडे कैप भी हम लगा सकते हैं, वो भी कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा? कोन की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ये तो हो गया रियल लाइफ सिचुएशन जहां पर हम कोन को देखते हैं। बाकी थ्योरेटिकली मैथ्स में अगर आप सोचोगे तो कोन जो है वो हमेशा हमारे लिए किस वाले टाइप का स्ट्रक्चर मीन करेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो और मेरे को बताओ कि कितना सरफेस है इसके पास। जैसे किताब के पास में 6 सरफेस थे, इसके पास कितना सरफेस है बताओ? 2। सोच के देखो। मेरे ख्याल में आप बर्थडे कैप के बारे में इमेजिन करो, ठीक है ना। आपने यह मानो कि यहां से देखो, आप इस आइसक्रीम कोन के बारे में इमेजिन करो, तो एक कंटिन्यूस सरफेस मेरे पास में ये वेफर वाला होगा, समझ रहे हो, जहां पर मैं इस आइसक्रीम को पकड़ूंगा। और दूसरा कंटिन्यूस सरफेस यू विल फाइंड कि एकदम टॉप में ये एक सर्कल जैसा हो। आया बात समझ? और कोन के पास में टू बी ऑनेस्ट 2 ही सरफेस होता है, एक ये वेफर वाला, ठीक है ना, जहां पर हम आइसक्रीम को पकड़ते हैं, और दूसरा ये ऊपर वाला पार्ट जो सर्कल के जैसा होता है। तो कोन के अंदर में कितना सरफेस होता है फिर से बताओ? 2। एक सर्कुलर सरफेस नीचे और एक कर्व्ड सरफेस ऊपर। नीचे वाले को बोला जाता है बेस ऑफ द कोन। क्या बोलते हैं बताओ? बेस ऑफ द कोन। और ये जो टेढ़ा सा है जहां पर आप आइसक्रीम को पकड़ोगे या बर्थडे कैप को आप पकड़ोगे, ये तो कैप के ही फॉर्मेट में रखा हुआ है मेरे ख्याल में, ठीक है। और कोई एग्जांपल जो आपको याद आ रहा हो इसको देख के? एक तो पता नहीं अभी मेरे को स्ट्राइक कर रहा है, कलर देख के। रोड पे जितना बैरिकेड्स लगाया हुआ रहता है ऐसा ही तो होता है, देखने में भी एग्जैक्टली कलर में भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये देखो कि जो टेढ़ा वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं बताओ? बेस। अब नेक्स्ट हमको बात करना है कि इंडिविजुअली इनके एक एक सरफेस का एरिया क्या क्या रहा होगा। तो सिंस नीचे वाला पार्ट क्या है मेरे लिए बताओ? इट इज अ सर्कल, राइट। नीचे वाला पार्ट इज अ सर्कल। तो सिंस इट इज अ सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। इसीलिए नीचे वाले पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा बताओ? पाई आर स्क्वायर। फिर ये जो टेढ़ा वाला पार्ट है ना आपका, ठीक है, इस टेढ़े वाले पार्ट के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अभी मैं अगले स्लाइड में आपको दिखा दूंगा क्या फॉर्मूला है बताओ? पाई आर एल। जहां पर आप बोलोगे सर आर क्या है, एल क्या है, तो पहले उन सब से भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप? कोन। नीचे वाला पार्ट क्या है आपका? सर्कल। और उस सर्कल का जो भी रेडियस होगा उसको आप क्या बोलोगे? आर। फिर कोन के टॉप से एकदम बॉटम पर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो इस परपेंडिकुलर लेंथ को बोला जाता है हाइट ऑफ द कोन। क्या बोलते हैं बताओ? हाइट ऑफ द कोन। और याद रखना कि हाइट ऑफ द कोन मतलब एकदम सीधा सीधा जो आप ट्रैवल करके डिस्टेंस जाओगे आप, उसको बोलते हैं हम लोग हाइट ऑफ द कोन। फिर क्या है कि टॉप से बॉटम आने के लिए आप क्या है कि सीधा ना ट्रेवल करके टेढ़ा भी ट्रेवल कर सकते थे। टेढ़ा ट्रेवल अगर करोगे तो इसको बोला जाएगा स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। क्या बोलेंगे बताओ? स्लैंट हाइट। सीधा ट्रेवल करोगे तो हाइट, टेढ़ा ट्रेवल करोगे तो स्लैंट हाइट। कितना सरफेस है कोन के पास? 2। एक हो गया उसका बेस, दूसरा हो गया उसका कर्व्ड सरफेस। बेस का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर सिंस इट इज अ सर्कल। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई आर एल। बोलो जोर से क्या रहेगा? पाई आर एल। जहां पर एल का मीनिंग क्या है? स्लैंट हाइट। एल का मीनिंग क्या है? स्लैंट हाइट। इसके अलावा 2 और चीज आपको समझ के रखना है। सबसे पहला कि टॉप से अगर आप एक बार एकदम सीधा जाते हो, एक बार टेढ़ा जाते हो और बीच में रेडियस को भी अटैच कर देते हो तो ये विल फाइंड कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा यहाँ पे। सही कह रहा हूँ क्या? सोच के देखो, क्लियर है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस। और पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनस कौन है आपका? एल। तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट कैसा होगा सोचो? एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला रिलेशनशिप भी एल, एच और आर के बीच में हमेशा वैलिड रहता है, सिर्फ कोन के केस, बाकी और किसी केस में चलेगा। अब देखो इन सारे पॉइंट से जुड़ा हुआ ये वाला पेज, एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा बताओ? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पहला बात। दूसरा बात, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। तीसरा बात, टोटल सरफेस एरिया अगर आपको चाहिए तो
आप डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हो और एक अंडरस्टैंडिंग में ये वाला भी दे देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया मतलब सारी सरफेसेस का टोटल एरिया। सरफेस कितना है आपके पास में? 2। नीचे वाला जो फेस था वो क्या था? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। और जो टेढ़ा वाला पार्ट था आपका ये क्या होता था? पाई आर। तो प्लस क्या हो जाएगा? पाई आर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। एक तरीके से दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो? पाई और आर। क्या बचेगा बताओ? आर प्लस। क्लियर मेरे ख्याल? चलेगा? तो वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऐसे याद मत रखना, बेटर हुआ कि आप इसको ऐसे ही याद रखें। ठीक है। और लास्ट आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हालांकि वॉल्यूम के एक्सरसाइज हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये फॉर्मूला मैं वापस से रिपीट कर। ठीक है। एक बार फटाफट मेरे को सारा चीज समझाओ और फिर हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कितने टाइप का ऑब्जेक्ट्स हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं? 2। क्या क्या? 2D और 3D। 2D ऑब्जेक्ट्स का क्या पढ़ा जाता है? एरिया एंड पेरीमीटर। 3D ऑब्जेक्ट से क्या पढ़ा जाता है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, आर दे ऑल सेम थिंग कि डिफरेंट डिफरेंट? डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर मेरे ख्याल? फिर हमको कौन से ऑब्जेक्ट से, ये कौन से शेप के साथ में स्टार्ट करना है अपने सिलेबस को? कोन के साथ। ठीक है ना? कोन देखने में कैसा होगा? ऐसा होगा। कोन के अंदर में कितना पैरामीटर है? 3 पैरामीटर है। क्या क्या? आर, एच और एल। आर को क्या बोलते हैं? रेडियस। एच को क्या बोलते हैं? हाइट। एल को क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। इन तीनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो जोर से बोलो, रिपीट करो। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर से रिपीट करो। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। नीचे वाले का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। टेढ़े वाले पार्ट का एरिया क्या होगा? पाई आर एल। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस। और टेढ़े वाले को क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। रिपीट करो। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम अभी नहीं भी याद होगा तो भी चले। ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में? अब इसके बेसिस पर वी कैन स्टार्ट विथ एक्सरसाइज। पढ़ो पहला क्वेश्चन, और आप हेडिंग लगा सकते हैं एक्सरसाइज 11.1। चलो आओ देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज इतना एंड इट्स स्लैंट हाइट इज इतना, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। आप ऐसे लिखो, हियर डायमीटर आपको बताया हुआ है 10.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 10.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। फिर हाइट कितना हो गया आपके लिए? 10। ठीक है। अच्छा हाइट नहीं है, सॉरी स्लैंट हाइट है ये। तो एल का वैल्यू कितना हो गया आपके लिए? 10 सेंटीमीटर। फिर नीचे लिखो सी एस ए इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला रिकॉल करो कितना था? पाई आर एल। सो दिस इज इक्वल्स टू, एक बार 2 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखना। हर एक क्वेश्चन में अगर लास्ट में कुछ अलग से बोला हुआ ना हो तो हम लोग हमेशा पाई का वैल्यू 22/7 लेके चलेंगे। अगर मान लो कि 3.4 लेने का सिचुएशन होगा ना, तो ये चीज क्वेश्चन में अलग से मेंशन रहेगा कि टेक पाई एज 3.1। ठीक है। तो पाई की जगह पर क्या लिखोगे बताओ? 22/7 इनटू आर के जगह पर मेरे ख्याल में 10.5 की जगह आप 105/20 भी ले सकते हो, और इनटू मेरे ख्याल में यहाँ पर 10। ठीक है। तो 7 और 105 कट के मेरे ख्याल में 15, और 0 0 गॉन, और यहाँ से आई थिंक 11, और ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल में 165। अच्छा, एरिया का यूनिट हमेशा कौन से टर्म्स में होगा? स्क्वायर की क्यूब? स्क्वायर। और यहाँ पर सब कुछ सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चल रहा है, तो आंसर शुड बी दिस 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलेगा? सेकेंड क्वेश्चन देखो, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड देखो एक बार, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज इतना एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज इतना। लिखना है इसके अंदर में, हियर स्लैंट हाइट 21 यानी कि एल का वैल्यू 21, और डायमीटर ऑफ द बेस का आंसर 24 यानी कि आर का वैल्यू 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12। और इस बार जो यूनिट है आपका वो सारा का सारा मीटर में। ठीक है। और यहाँ पर आप देखो कि आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप लोगों का? टी एस इज इक्वल्स टू, पार्ट पार्ट में बोलना, आप कॉमन लेके मत बोलना, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, एंड आई विल से कि दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर दो। तो पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर मेरे ख्याल में 12, और फिर से मेरे ख्याल में 12, और सेकेंड वाले में आपको मिल जाएगा 22/7, आर की जगह पर मेरे ख्याल में इस बार
फिर से 12 और एल के जगह पर वी हैव 21। ठीक है, आगे यहाँ देखो 7 कट नहीं रहे। अब मेरे को ऐसा लगता है कि हम एक 12 और एक 22/7 कॉमन ले सकते हैं। एक बार लेके देखो, उम्मीद है कि क्या पता कट जाए बात। और ब्रैकेट के अंदर में फर्स्ट वाले पार्ट से आपके पास बचेगा 12 और सेकंड वाले पार्ट से आई थिंक बचेगा आपके पास में 21। ठीक है, करो सिंप्लीफाई इसको, इट विल बी 22/7 इंटू 12 इंटू इन दोनों का सम टोटल कितना आएगा 33 शायद, सही कह रहा हूँ? कटता हुआ तो कुछ लग नहीं रहा। इन तीनों को फटाफट एक बार मल्टीप्लाई करूं, कितना आ रहा है? तो देखो अल्टीमेटली कैलकुलेट करके एक बार का तो आंसर आपका हो जाएगा 8712 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ठीक है, देखो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद यू विल गेट 1244.5 एंड अगेन सिंस हम एरिया का बात कर रहे थे इट विल बी मीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट देखो 3 नंबर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर and its slant height is 14. Find the radius of the base and total surface area of the cone. ठीक है, चलो देखो बिगिन कर रहे हैं इसको भी। ऐसे लिखना आप लोग, हियर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 308, यानी कि CSA का वैल्यू आपको बता दिया है 308। ठीक है, और स्लैंट हाइट का वैल्यू आपको बोला है 14, यानी कि L का वैल्यू है आपके लिए 14। दो चीज पूछा है आपसे, पहले पूछा है कि रेडियस क्या होगा, तो देखना रेडियस के लिए CSA इज इक्वल्स टू 308, CSA का फॉर्मूला पाई आर एल इज इक्वल्स टू 308। ठीक है, दिस एम्प्लाइज पाई के जगह पर फिर से 22/7 इंटू आर आप ढूंढ रहे हो, एल का वैल्यू आपको दिया हुआ 14 इज इक्वल्स टू 308। ठीक है, तो 7 से 14 कटेगा आई थिंक 2, और 22 और 308 जो है वो मेरे को लग रहा है कट जाएगा 11 से, 11 2 ज़ा 22 और 11 से इसको काटोगे तो आई थिंक 28 आना चाहिए शायद, क्या सोचो एक बार। 288 ठीक ही लग रहा है ये वाला। ठीक है, यहां तक ओके है ना सब कुछ। फिर 2 से काटेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 14, फिर से 2 से काट देंगे तो अल्टीमेटली 7। सो आर इक्वल्स टू सॉल्व करके आएगा आपके पास में 7। तो फर्स्ट पार्ट खत्म, और सेकेंड वाले पार्ट में हमको बोल रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। ठीक है, इसी पेज पे कर लेते हैं सेकेंड पार्ट को भी। टोटल सरफेस एरिया अगर आपको चाहिए टीए से, तो वापस से आप पार्ट पार्ट में फॉर्मूला लगाओ, पहले पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर एल। सो दिस इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 टाइम्स 7 और प्लस 22/7 इंटू आर के जगह 7 और इंटू एल के जगह पर 40। ठीक है, एक 7 यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया। 22 इंटू 7 140 और 14, मेरे ख्याल में कितना 154 यहाँ से, और यहाँ से सोचो एक बार कितना आएगा 770 आएगा क्या, या नहीं गलत बोल? ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है चेक करके बताओ। 22 इंटू 14 कितना 462। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट 308 आ रहा ना, 308 और दोनों जोड़ देने पे 462। ओके, और यूनिट इसका भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। देखो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं फिर। 4 नंबर देखो, ये बोल रहा है कि कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। ठीक है, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द कैनवस इज ₹70। तो देखो एक बेसिक बात मेरे को आपसे पूछना है। ठीक है, टेंट का सिचुएशन आप एक बार इमेजिन करो, मान लो कि अभी ठंड का टाइम आ ही गया है, पिकनिक वगैरह आप जाते हो और नाइट आउट करने का प्लान करते हो, जंगल में सो गया। ठीक है, तो टेंट वेंट लगाना पड़ेगा। उस टेंट में रिकॉल करो कि जिस मटेरियल के कपड़े का हम मान लो कि ऊपर कवर देते हैं, ग्राउंड पे भी हम सेम ही कपड़ा लगाते हैं क्या, ये ग्राउंड के लिए अलग से कुछ बेड वेड लेके जाते हैं, ये ग्राउंड पे कुछ नहीं लगाते? हाँ नहीं, ये गलत थॉट। एक्चुअली में क्या होता है कि टेंट का जब भी हम मैथ्स में इमेजिन करेंगे तो मैथ्स में हम ये मान के चलेंगे कि ग्राउंड कवर करने का हमको कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हम मतलब क्या है कि मिनिमम खर्चे में काम करना चाहते हैं, पॉइंट वो। ठीक,
तो टेंट जब हम बनाएंगे तो टेंट के अंदर में आप समझिए कि आपका कपड़ा का खर्चा जो है वो आप सिर्फ ऊपर के पार्ट पे करोगे। मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पे ये कौन दिखाई दे रहा है आपको, मान लो कि यही आपका टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो ब्लू वाला बाउंड्री है और ये जो येलो वाला शेड किया है मैंने, इसमें आपका कपड़ा यूज होगा। और नीचे जो है मैं इसको ग्रीन कलर से शेड कर देता हूँ, इसमें आप ऐसा समझो कि घास ही रहेगा, इसमें कपड़ा डालेंगे ही नहीं। आया बात समझ। और जब भी हम आज के बाद में कभी भी मैथ से किसी क्वेश्चन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में टेंट सुनेंगे ना, तो हम यही सिचुएशन इमेजिन करेंगे कि कपड़ा हमारा सिर्फ कहाँ यूज हुआ है, ऊपर के पार्ट, ग्राउंड में कपड़ा हमारा यूज नहीं हुआ। क्लियर है मेरे ख्याल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमको पूछ रहा है कि स्लैंट हाइट क्या होगा, तो उसके लिए तो कोई टेंशन वाला बात नहीं, लिखो। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट को देखिए। लिखो हियर आई विल से कोनिकल टेंट इतना हाई, यानी कि h का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10, और रेडियस ऑफ द बेस इतना, यानी कि r का वैल्यू आपको दिया हुआ है डायरेक्टली 24। तो l के लिए वी कैन अप्लाई l स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करने पे एल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस आई थिंक 576। फर्दर सॉल्व करने पे एल स्क्वायर इक्वल्स टू आई थिंक 676। सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके लिए 26, एंड यूनिट वुड बी मीटर। पहला पार्ट तो ही ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए देखो यहाँ पे, अब मैं फिर से पूछूंगा आपसे कि आप मेरे को बताओ कि जब आप टेंट बनाओगे इस तरीके से, तो नीचे के पार्ट में कोई कपड़ा लगा हुआ रहेगा कि कपड़ा लगा हुआ नहीं रहेगा आपके? नहीं रहेगा कपड़ा लगा हुआ। तो अगर कपड़ा लगा हुआ नहीं रहेगा तो आप सोचो कि आपका कपड़ा सिर्फ ऊपर के पार्ट में अगर यूज हो रहा है और मेरे को उस कपड़ा का एरिया जानने में अगर अभी के लिए इंटरेस्ट है, तो कौन सा फॉर्मूला मेरे लिए ठीक होगा? पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया वाला। ठीक है ना। तो लिखूं सेकेंड पार्ट के लिए, एरिया ऑफ cloth required, area of cloth required is equals to pi r l। पाई के जगह पे कुछ बोला नहीं है तो वापस 22/7, r के जगह पे मेरे ख्याल में 24, और l के जगह पर अभी भी सॉल्व किया था हमने, कितना आया था 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 26। ठीक है, और यूनिट क्या होगा बताओ? स्क्वायर। एरिया चलेगा यहाँ तक। नेक्स्ट एक बेसिक सवाल है मेरे मन में, आप थोड़ा सोच के बताना, ये क्या मेरे को लास्ट में एरिया ही पूछा था कि इस कपड़े का लगने वाला प्राइस पूछा था? प्राइस पूछा था। शुड आई कंसीडर दिस एज माय फाइनल आंसर कि और कुछ करना होगा? और कुछ करना होगा। क्या करना होगा? 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस इतना है, ठीक है ना, तो मेरे को 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस इतना है, तो मेरे को इतने एरिया का प्राइस बताना है। ठीक है ना। तो जो भी अपना एरिया आया है उसको इंटू 70 कर दे। ठीक है, और अभी मैं कैलकुलेशन करने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो 7 है ना, इसको लेके फालतू में परेशान हो रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि प्राइस से मल्टीप्लाई करते समय वो 7 वाला पार्ट कट ही जाए, तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, लिखूं देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 7070। तो 7 और 70 कट गया 10। अब सब कुछ काफी ठीक ठीक है। पहले तो 22 और 10 को मल्टीप्लाई कर लो आप, आई थिंक 220 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और 24 26 को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। फाइनल बता रहे हो क्या? अच्छा, इसका भी बता ही तो थोड़ा लिख ही देते हैं। 24 इंटू 26 24 12 20 624 ना, और लास्ट में कितना आ रहा था? 13728। यूनिट विल बी रुपीस, क्योंकि इस बार ये प्राइस ₹137,280। ठीक है, ठीक है, आगे चल रहे हैं फिर यहां से। 5 नंबर पढ़ो। इस पे आप कम से कम 7 स्टार लगाओ। मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन एक आइडिया है जो फटाक से दिमाग में नहीं घुसता। ठीक है, पढ़ लो पहले अच्छे से, फिर बात करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। मैं क्वेश्चन पे थोड़ी देर के बाद आऊंगा। ठीक है, कुछ एक नॉर्मल रियल लाइफ सिचुएशन डिस्कस करना है पहले मेरे को, उस पर बात करें।
आप लोग कभी दर्जी के पास गए अपनी लाइफ, टेलर, और टेलर के पास में जाके क्या किया ये बताओ, शर्ट पैंट सिलवाया कि नहीं सिलवाया? लड़की लोग के लिए सूट वगैरह कुछ है रियल लाइफ एक्सपीरियंस के नहीं है, मतलब उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा, है ऐसा एक्सपीरियंस? अब मेरे को ये बताओ कि मान लो कि मेरे को शर्ट सिलाना है, जब मैं दर्जी के पास जाऊंगा तो वो जब मेरे को कपड़ा शो करेगा कि ये सारा कपड़ा है मेरे पास में जिसका आप शर्ट बनवा सकते हैं, तो वो जो कपड़ा वो मेरे को शो करेगा वो यूनिफॉर्मली हर सिचुएशन में कौन से शेप का होता है, मतलब उसको कटिंग और स्टिचिंग करने के बाद में तो वो मेरे बॉडी के शेप का हो जाए, लेकिन कटिंग और स्टिचिंग से पहले जो रॉ मटेरियल होता है वो कौन से शेप में वो मेरे को शो करता है बताओ, याद कर। रेक्टेंगल, मतलब उसके पास कपड़ा का थान रोल जैसा होता है जिसको खोल के मेरे सामने रख देता, और अगर कपड़ा मेरे को पसंद है तो वो उसके अंदर से रेक्टेंगल के शेप में कपड़ा काट लेता, ठीक है। तो कपड़ा सिलाने का प्रोसेस क्या है दर्जी के साथ में, सोचो। कपड़ा सिलाने का प्रोसेस मेरे ख्याल में ये है कि जाओ उसके पास में, वो बहुत सारा कपड़ा दिखाएगा आपको, कपड़ा दिखाने के बाद में जो भी कपड़ा आपके मन करे आप चूज कर, ठीक है, और वो इस शेप में पहले आपको कपड़ा काट के दे देगा, बोले कि ये कपड़ा आपका हो गया, ठीक है। और फिर इसी कटे हुए शेप के कपड़ा का वो मेरे लिए क्या करेगा कि मेरे लिए वो शर्ट बनाएगा, ठीक है ना। मान लो कि शर्ट बनाएगा, थोड़ा सा स्पेस सूट जैसा शर्ट सिलवाना है मेरे को, ऐसा, ठीक है। मैं गया दर्जी के पास, कपड़ा चूज किया कि ये वाला अच्छा लग रहा है मेरे को, मैंने बोला कि एकदम अब बस बैठना है, चांद पे पहुंच जाना है, वैसा कुछ बना के, तो उसने बना दिया ऐसा। अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या कोई दर्जी दुनिया में इतना एफिशिएंट हो सकता है कि इसका एक एक पार्ट वो इसमें यूज कर ले? असंभव। मतलब 100% जो भी कपड़ा मैंने पहले परचेज किया था इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, उसको 100% एफिशिएंसी के साथ में शर्ट में या पैंट में या कोई भी चीज में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं। कटिंग और स्टिचिंग करते समय थोड़ा बहुत तो कपड़ा का नुकसान होगा ही होगा। वो नुकसान मेरा होता है कि दर्जी का होता है? अपना ही होता है, क्योंकि हम तो इस पूरे रेक्टेंगल का पैसा उसको दे चुके हैं, अब जो वेस्ट होगा वो भी मेरा ही वेस्ट होगा। आ रहा बात समझ? तो ऑफिशियली होता क्या है, देखो कि जो कपड़ा आप मार्केट से परचेज करके लाते हो उसका सर्टेन सेक्शन तो आप शर्ट में, टेंट में, पैंट में, जो चीज में चाहो आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे टुकड़ा उकड़ा जो है वो आप समझो कि आपका वेस्ट भी हो जाएगा उसके अंदर। ये बात समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ। तो ओवरऑल आई कैन से कि इस बने हुए शर्ट का टोटल एरिया प्लस जितना वेस्ट हुआ उसका टोटल एरिया, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द क्लोथ विच आई इनिशियली बॉट इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ये चीज समझ में आता है कि नहीं? ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि मार्केट से पहले मैंने रेक्टेंगल की शेप में कपड़ा खरीदा फिर उसको शर्ट में कन्वर्ट किया तो शर्ट का एरिया और मार्केट से खरीदा कपड़ा का एरिया एग्जैक्टली क्या रहे, सेम। इसमें थोड़ा फर्क रहता है। शर्ट वाला जो एरिया होगा वो मार्केट से परचेज किया हुआ एरिया से क्या होगा, थोड़ा कम होगा। थोड़ा कम क्यों होगा, बाकी एरिया कहाँ गया, तो बाकी एरिया समझो कि कटिंग और स्टिचिंग में मेरा वेस्ट हुआ, और मेरा वेस्ट हुआ, वेस्ट किया किसने, दर्जी। अब दर्जी जितना अच्छा होगा वो वेस्ट उतना कम करेगा, और जितना वो बेकार होगा, जितना वो नया होगा उतना वो ज्यादा वेस्ट करेगा। देखो ये आया समझ, नहीं आया समझ, क्लियर है? अब हमेशा ये याद रखना कि कभी भी, इनफैक्ट हम लोग रेडीमेड भी जो टी शर्ट या शर्ट पहनते हैं उसको भी बनाते समय ये सब वेस्टेज होता ही होता है, क्योंकि जब मिल से कपड़ा निकलता है तो वो हमेशा रेक्टेंगल के शेप में ही निकलता है, और फिर उसको आप किसी भी बॉडी के हिसाब से जब आप उसको कटिंग एंड स्टिचिंग करके ऐसा बनाते हो तो ये बनाने के प्रोसेस में थोड़ा बहुत हमेशा आपका वेस्ट होगा ही हो। आया बात समझ? अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उस चीज को थोड़ा आप समझने का ट्राई कर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली मार्केट से एक वापस से ऐसे रेक्टेंगल जैसा कुछ खरीदा, फिर खरीदने के बाद में इस रेक्टेंगल जैसे कपड़े को कन्वर्ट कर दिया क्या चीज के अंदर में, तो कन्वर्ट कर दिया इसको एक कोन के अंदर, टेंट बनाया उस कपड़े को, ठीक है। आया समझ यहाँ तो? लेकिन ऑब्वियस सा बात है कि टेंट बनाते समय थोड़ा बहुत कपड़ा क्या हुआ होगा, वेस्ट हुआ होगा। आ रहा बात समझ? ऐसा कुछ, ठीक है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखो यहाँ पे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टारपोलिन ऑफ 3 मीटर वाइड। 3 मीटर वाइड मतलब जब आप ये कपड़ा खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको जितना लंबा चाहिए वो उस रोल में से उतना खींच के आपको दे देगा, लेकिन जो चौड़ाई है वो तो फिक्स ही रहेगा। आ रहा बात समझ? मान लो कि इसी में वो रोल जो है लपेटा हुआ है तो ये वाला जो पार्ट है ये तो फिक्स रहेगा, जितना ज्यादा कपड़ा चाहिए उतना लंबा आप खींचते जाओ यहाँ से। आ रहा बात समझ? तो लेंथ मेरे को नहीं पता कि मैं कितना खरीदूंगा, लेकिन जो कपड़ा मैं खरीद रहा हूँ उसका ब्रेथ कितना दिया हुआ मेरे, 3 मीटर। ये मेरे को पहले से बोला हुआ कि दिस इज 3 मीटर, ओके। मैं कितना परचेज करूंगा फिलहाल आई टू। आगे ये क्या बोल रहा है देखो, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट इतना एंड बेस रेडियस इतना। मतलब जो ये वाला बना रहा हूं
इसका हाइट कितना बताओ और बेस कितना है बताओ। हाइट मेरे ख्याल में 8 और बेस कितना है बोलो, बेस मेरे ख्याल में 6, ये मेरे को बता दे। आगे देखो क्या बोल रहे हैं कि assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। इस बात का क्या मतलब है देखो, मतलब आप ऐसा समझो कि ये जो कपड़ा आप खरीद के लाए उसमें से x मीटर जो है ना वो आप समझो कि आपको डायरेक्टली टेंट में चला गया, और बाकी यहां पर ये बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर, कितना बताओ, 20 सेंटीमीटर लेंथ का जो कपड़ा रहा होगा आपका वो आपका वेस्टेज में चला गया, और ये पार्ट को आपने टेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये है क्वेश्चन का ओवरऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सोचना ध्यान से। आप दर्जी के पास गए, रेक्टेंगल के शेप में आपने उससे कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदने के बाद आपने दर्जी को बोला कि देखो इसको जो है वो टेंट में कन्वर्ट कर दो। तो जिस टेंट में आपने इसको कन्वर्ट करवाया उस टेंट का आपको डायमेंशंस दिया हुआ कि हाइट है 8 मीटर और रेडियस ऑफ बेस कितना है 6 मीटर। क्लियर। लेकिन रेक्टेंगल से टेंट बनाते समय ऑब्वियसली कोई भी दर्जी इतना एफिशिएंट नहीं हो सकता है कि डायरेक्टली पूरा का पूरा उसी में यूज कर दिया हो उसने, थोड़ा बहुत तो उसे वेस्ट होगा ही। ठीक है ना, तो वेस्ट का वो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। मतलब जब मैं कपड़ा खरीद के लाऊंगा उसमें से एक्स पार्ट जो है वो आप समझो कि डायरेक्टली टेंट में कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर लेंथ में जो एरिया होगा ना वो मेरे वेस्ट में जा रहा होगा। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है, अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूं और आप देखो कि आप उससे सहमत हो कि नहीं। ठीक है, मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो एक्स लेंथ वाला पार्ट का जो एरिया होगा मेरा, ठीक है, इसका वैल्यू मतलब इस लाइन से लेफ्ट साइड, हाँ, इस एरिया का वैल्यू और इसके कर्व्ड सरफेस का वैल्यू, क्योंकि टेंट में हम बेस को तो ओपन ही मान के चलेंगे, टेंट बनाते समय जो कपड़ा यूज होगा वो तो सिर्फ कहाँ यूज होगा, इस केड़े वाले पार्ट में यूज होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सिंस एक्स मीटर डायरेक्टली मेरे टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, वेस्ट तो मेरा बस 20 सेंटीमीटर हो रहा है, तो इस लाइन के पीछे का ये जो एरिया है, ये वाला एरिया और इसका एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। और मार्केट से मैं कितना परचेज करूंगा, एक्स ही परचेज करूंगा कि एक्स प्लस 20 परचेज करूंगा, परचेज मेरे को एक्स प्लस 20 करना होगा। ठीक है, और एरिया किसका किसका इक्वल होगा, तो जो पार्ट मैंने एक्चुअली रेक्टेंगल से यूटिलाइज किया है वो, और जो मैंने नया डिजाइन बनाया है इसका कोण वो, उन दोनों का एरिया आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। नहीं आया समझो, आया कि नहीं आया, थोड़ा पूरा पक्का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पार्ट का एरिया क्या होगा, तो आप सोचो एक बार, ये कौन से 2D शेप से मैच कर रहा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका ब्रेथ आपको कितना दिया हो, 3, और लेंथ आपने कितना एज्यूम किया बताओ, x। तो पर्टिकुलरली इस पार्ट का, नॉट दैट ग्रीन शेडेड पार्ट, हाँ, इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा बताओ, x इंटू 3, ये 3x। क्लियर है। और इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तो पायर है। एल है आपके पास कि नहीं है, एल थोड़ा मेहनत करके निकालना पड़ेगा। एक बार आप कुछ लिखना मत, मैं पहले सॉल्व पूरा कर देता हूँ। एल निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। व्हाट इज आर हियर, 6, तो 6 का स्क्वायर। व्हाट इज एच हियर, 8, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64। सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेसिकली कितना, आई थिंक 100। सो एल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो आया समझ के नहीं आया समझ, एल का वैल्यू 10 हो गया। अब आप देखो कि हम बोलना तो ये चाह रहे थे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सोच लेना एक बार, ये हो गया आपका येलो वाला, मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये येलो पोर्शन और यहाँ का ये येलो पोर्शन, दे मस्ट बी व्हाट, इक्वल। तो इस येलो पोर्शन का एरिया कितना होगा, x इंटू 3। ठीक है, और इस वाले येलो पोर्शन का एरिया कितना होगा, पायर। ठीक है, आपका पाई तो पाई रह जाएगा एक बार। आर कितना होगा बताओ, आर मेरे ख्याल में 6, या मैं एक बार चलो पाई आर एल ही लिख देता हूँ। दिस इम्प्लाइज x इंटू 3 इज इक्वल्स टू, बोलो एक बार, पाई इंटू 6 इंटू व्हाट, 10 ना। आया समझ, क्लियर है ये चीज। एक बार किताब में देखो, मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन में शायद बोला हुआ है कि टेक पाई एज 3.14। ठीक है, बोला हुआ रहेगा इसमें कि 3.14 लेना है, तो आंसर मैच नहीं करता। ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब इसके आगे देखो क्या करेंगे हम, दिस इम्प्लाइज x इंटू 3 इज इक्वल टू पाई के जगह पर आप 3.14 बिठा दो। ठीक है, इंटू 6 इंटू 10, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर ये वाला 3 और ये वाला 6 मेरे ख्याल में कट के कितना हो जाएगा, 2। 2 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा बोलो, 6.28।
और इसको जब आप फर्दर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा एंड ये बन जाएगा 62.8। ये 62.8 क्या है? लेंथ। कौन से पोर्शन का? वो पोर्शन, रेक्टेंगल मत बोलो, रेक्टेंगल बोलने से काइंड ऑफ ये गलत है, ठीक है। ये हमको बोलना चाहिए कि दिस इज लेंथ ऑफ दैट पोर्शन जिसको एफिशिएंटली दर्जी ने कोन में कन्वर्ट किया, ठीक है। लेकिन कोन दर्जी ने थोड़ा तो वेस्ट भी किया होगा, और मुझे मार्केट से सिर्फ कन्वर्टेड पार्ट खरीदना है कि कन्वर्टेड प्लस वेस्टेज दोनों खरीदना है? दोनों खरीदना है। तो मेरे को जो मार्केट से लेके आना पड़ेगा वो ये होगा कि दिस प्लस ये वाला प्लस ये वाला। अगेन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस पार्ट। व्हाई? बिकॉज हियर एवरीथिंग इज गोइंग इन मीटर, और वेस्टेज वाला पार्ट मेरे को किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो ये टेक्निकली क्या हो जाएगा? 0.2 मीटर। आया बात समझ? तो टोटल लेंथ जो मेरे को मार्केट से खरीद के लाना पड़ेगा वो होगा 62.8 प्लस 0.2 विच इज इक्वल्स टू 63 मीटर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करूं कि हो जाएगा पक्का? शुरू से एक बार और थोड़ा सा बोल लेता हूं, इसको प्लीज ध्यान से दिमाग में बिठाने का ट्राई करना। मार्केट से हम जब भी कपड़ा खरीद के शर्ट या पैंट या ड्रेस कुछ भी बनाते हैं तो कपड़ा हमेशा पहले रेक्टेंगल के शेप में आता है, जिसका ऑब्वियसली ब्रेथ वाला पार्ट जो वो फिक्स रहता है। बढ़ाना अगर है कपड़े को तो क्या बढ़ा सकते हैं? लेंथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर इसको जब आप शर्ट में, पैंट में या कोई भी ड्रेस में कन्वर्ट करोगे तो एक पोर्शन तो उसका कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ पोर्शन पक्का आपका वेस्ट भी होगा ही होगा, ठीक है। मार्केट से आपको जब कपड़ा खरीदना है तो आप तो इसका पैसा भी पे करोगे और इसका पैसा भी पे करोगे, ठीक है ना। तो आप इस पूरे रेक्टेंगल का पैसा पे करोगे, लेकिन पूरा रेक्टेंगल आप जितना खरीद के लाओगे वो कभी भी आप एफिशिएंटली 100% यूज नहीं कर पाओगे, थोड़ा आपका वेस्ट होगा ही होगा। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, बोला कि भाई ठीक है आप एक कपड़ा खरीदेंगे मार्केट से रेक्टेंगल के शेप में, इस रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना होगा? पहले 3 मीटर। फिर आप दर्जी को देंगे इसको कोन बनाने के लिए, तो दर्जी इसका कोन बनाएंगे, इस कोन का हाइट कितना होगा? 8, रेडियस कितना होगा? 6, ठीक है। और कटिंग और स्टिचिंग के लिए दर्जी इसी कपड़े का 20 सेंटीमीटर लेंथ वाला पार्ट जो वो वेस्ट करेगा। तो हमने मान लिया कि ठीक है यूज कितना होगा? x मीटर यूज होगा। तो यूज होने वाला पार्ट का एरिया और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इस कपड़े से हमने कोन ही बनाया है और कोन का बेस नहीं बनाया, वो ओपन है, ठीक है ना। तो यूज्ड रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमने किया। उससे हमको पता चला कि रेक्टेंगल का कितना लेंथ कोन बनाने में यूज हुआ था। बट मार्केट से तो मेरे को ये वाला भी खरीदना है जो यूज होगा और ये वाला भी खरीदना है जो वेस्ट हो। तो मेरे को कितना खरीदना है? तो x का आंसर प्लस 20 सेंटीमीटर। सिंस x का आंसर मीटर के फॉर्मेट में आ रहा है तो 20 सेंटीमीटर हम ऐड नहीं कर पाएंगे उसमें, उसको भी मीटर में कन्वर्ट करके फिर हमको ऐड करना होगा एंड फाइनली माय आंसर विल बी 63 मीटर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करना है कि हो जाएगा? हो जाएगा। लिखो फटाफट। पहले ना आई विल से कि साइड में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये वाला डिजाइन भी बना लो, काम आएगा आप, नहीं तो भूल जाओ। चलो आगे बढ़ रहे हैं। लिखो इसमें लेट लेंथ ऑफ क्लोथ प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड। अब समझे ना ये बात क्यों बोल रहा हूं? लेंथ ऑफ क्लोथ प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड टू मेक द टेंट इज इक्वल्स टू x। लेंथ ऑफ क्लोथ properly utilized to make the tent is equals to x, ठीक है। फिर लेंथ वेस्टेड is equals to 20 सेंटीमीटर। लेंथ वेस्टेड is equals to 20 सेंटीमीटर is equals to 0.2 मीटर is equals to 0.2 मीटर। फिर लिखो नाउ for the tent L square is equals to R square plus H square। L square is equals to R square plus H square. This implies L square is equals to 6 square plus 8 square. This implies L square equals to 100 and this implies L equals to 10. L equals to 10. चलेगा मेरे ख्याल में? इसके आगे लिखो नाउ according to question x into 3 is equals to pi r l. This implies x into 3 is equals to pi into 6 into 10. Pi into 6 into 10. This implies x into 3 is equals to 3.14 into 6 into 10. 3 और 6 को काट लो यहाँ से, ठीक है। So x is equals to 6.28 into 10. 6.28 into 10. So x equals to 62.8.
62.8, ठीक है। आगे लिखो, हेंस लेंथ ऑफ क्लोथ actually bought from the market, length of cloth actually bought from the market is equals to कितना 62.8 plus 0.2 is equals to 62.8 plus 0.2, this is equals to 63 मीटर। चलो ठीक है, आज एक बार ये रुक जाएंगे।